हेलो हाय नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स के आईआईटी जेईई और नीट चैनल पे। मेरा नाम आशीष कपलेश और आज हम बात करने जा रहे हैं वेक्टर्स के लेक्चर नंबर 3। जी हाँ, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। भाई वेक्टर्स का अच्छा खासा ज्ञान हम लेते हुए आ रहे हैं। जैसे कि पहले लेक्चर में हमने वेक्टर्स के बारे में समझा था और देखा था कि भाई वेक्टर्स होते क्या हैं, अंतर समझा, स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है ना भाई। वेक्टर्स कैसे डिनोट किए जाते हैं, अगर हमें उनको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, बनाना है तो कैसे बनाएंगे, राइट। फिर मैंने बात करी कि यार जो वेक्टर्स है उनको ऐसे ऐड नहीं करते, क्योंकि वेक्टर तो स्पेशल लोग हैं, स्पेशल लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है ना। तो वेक्टर्स भी स्पेशल है, इसलिए उनको ऐड करने के लिए भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आता है। तो वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन हमने अपने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था ना। अच्छा, ये जो लेक्चर्स हैं इनमें टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन तो हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ में आपको देखा हो तो डीपीपीस भी दे रहा हूं। अगर आप वो डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो तो बहुत गलत बात है, उनको सॉल्व करो, बहुत जरूरी है। हर चैप्टर के बाद, हर लेक्चर के बाद उसका डीपीपी आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। वेबसाइट पे जाओ, वहां पे जाके डीपीपी को डाउनलोड करो, ठीक है। और उनके वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रहा हूं, हर चीज मैं आपकी यहां पे टाइम टू टाइम कवर करवा रहा हूं। तो बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि जो चीज मैं आपसे बोल रहा हूं करने की, अगर आपने शिद्दत से उसको फॉलो कर लिया ना तो भाई आपका सिलेक्शन 100% है, ये मैं गारंटी देता हूं तुम लोग को, ठीक है। तो बस उनको थोड़ा सा फॉलो कर लो ताकि तुम्हारा सिलेक्शन बढ़िया तरीके से हो जाए, अच्छे आईआईटी में तुम पहुंच जाओ। यही हमारी क्या है, दुआ है ना। और हम भी तो यही चाहते हैं अल्टीमेटली कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। चलिए भाई, तो इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली फॉलो करते हैं और आज के लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है, इट्स ऑल अबाउट द रेजोल्यूशन। ये सर रेजोल्यूशन क्या है? सर ये तो वो वाली बात होगी जो न्यू ईयर पे जो लेते हैं हम लोग, रेजोल्यूशन है ना सर, हमारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन ये है कि नहीं, ये वो वाला रेजोल्यूशन ये भाई। यहां पे जब हम बोलते हैं रेजोल्यूशन, दैट मींस यहां पे हम कोशिश कर रहे हैं कि वेक्टर को टुकड़ों में बांट सकें ताकि उसका जो स्टडी होता है वो इजी हो जाए, है ना। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करनी है, किसी भी चीज के बारे में स्टडी करनी है, तो आप क्या करते हो सर, उसके टुकड़े कर देते हैं, है ना। जैसे कि मुझे मान लो एक गाड़ी है, गाड़ी के बारे में पढ़ना है ना। देखो भाई, मैं थोड़ा सा, तुम्हें पता ही है ना, आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, तो वो गाड़ियों से थोड़ा सा लगाव है और कुछ नहीं। तो एक गाड़ी के बारे में अगर मुझे स्टडी करना है कि भाई गाड़ी क्या है, तो मैं उसके पहले पुर्जे देखूंगा ना। अरे ऑब्वियस बात है, इसके आप क्या करोगे, गाड़ी को बाहर से देखोगे, फिर उसके पुर्जे देखोगे अंदर जाके, अच्छा इसमें V12 इंजन है, अच्छा इसमें 16 इंचेस अलॉय व्हील्स है ना, यही तो होता है। तो आप क्या करोगे, सर हम इसके इंजन के बारे में पढ़ेंगे, है ना, फिर हम टायर्स के बारे में देखेंगे, फिर उसके अलावा हम इसके सस्पेंशंस के बारे में चेक करेंगे कि सस्पेंशन कौन से वाले यूज होते हैं। तो वही बात है यार, अगर आपको किसी चीज की स्टडी करनी है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रही है आपके लिए, तो आप क्या करते हो, उसके टुकड़े कर लेते हो, फिर एक एक करके उनको पढ़ते हो। तो वेक्टर्स में भी हम ऐसे कुछ करने की कोशिश करते हैं कि भाई बोला गया कि वेक्टर को एक साथ पता नहीं, समझ ही नहीं आता है कि क्या करें, है ना। वेक्टर हमारे आंखों के सामने आ जाए तो हम उसको सॉल्व कैसे करें, पता ही नहीं चलता है। तो बोला गया कि जब कभी भी आपके पास वेक्टर आ जाए तो आप एक काम करो, उसके टुकड़े कर लो, ठीक है। तो टुकड़े करने से क्या होगा, काम आसान हो जाएगा। याद करो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर वेक्टर्स के टुकड़े कर दिए जाएं तो उसको कैसे लिखते थे। जैसे अगर कोई वेक्टर ए है और इसके मैं क्या करता हूं, टुकड़े कर देता हूं। देखो ये जो टुकड़े होते हैं ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता बोलने में, है ना, इसलिए हम इसकी जगह बोलते हैं कॉम्पोनेंट्स। ओके, क्या बोलेंगे, कॉम्पोनेंट्स। तो ये कोई वेक्टर है मेरे पास, हम क्या करने जा रहे हैं, इसके कंपोनेंट्स करने जा रहे हैं। तो अलग अलग एक्सिस के अलोंग इसके कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट एक्स एक्सिस की तरफ कर देते हैं, एक कंपोनेंट वाई एक्सिस की तरफ कर देते हैं और एक कंपोनेंट जेड एक्सिस की तरफ कर देते हैं। तो क्या होता है, देखो जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, जानते हो ना, हाँ सर जानते हैं। तो ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, इससे हम बहुत अच्छे से वाकिफ है। इसको पढ़ना आता है, सभी को आता है ना इसको पढ़ना। कैसे पढ़ते हैं सर, ये तो दिखता है, इसको पढ़ाएंगे कैसे, इसमें तो अक्षर ही नहीं लिखे। अरे मतलब अगर मैं यहाँ पे 2,3 लिख दूं तो क्या तुम 2,3 की भावनाएं समझते हो ना। अगर मैं यहाँ पे -3, -6 लिख दूं तो क्या इसकी भावनाएं समझते हो ना तुम लोग। क्या मतलब होता है इसका -3 -6, क्या मतलब होता है 2,3 का, ये होता है पढ़ना। तो क्या आप इसको पढ़ना जानते हैं, हाँ सर हम जानते हैं।
ठीक है, तो हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से थोड़ा सा लगाव है, थोड़ा सा फैमिलियर टाइप का है, क्योंकि बचपन से इसके साथ हम खेलते हुए आ रहे हैं, है ना। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सॉल्व करना बड़ा अच्छा लगता है हमें, सर हम सॉल्व कर लेंगे। तो मान लो आपके पास कोई वेक्टर दे दिया, बोले भैया लो भाई ये कोई वेक्टर है ए। अब सर इस ए वेक्टर के बारे में स्टडी करना है ना, इसके मैग्नीट्यूड के बारे में जानना है या कुछ भी करना हो, तो क्या करूं मैं? अगर उसने बोल दिया ये वेक्टर ए है, तो मुझे वेक्टर के बारे में ज्ञान ही नहीं होता। लेकिन मान लो अगर बोल दिया कि कोई ए वेक्टर है जो यहां पे 30 डिग्री बना रहा है, तो एक बारी के लिए मैं इसकी स्टडी कर सकता हूं, है ना। मान लो अगर आपको बोल दिया जाए कि कोई ए वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहा है, तो आप इस वेक्टर के बारे में बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? क्या आप इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हो? हाँ सर। क्या आप इस वेक्टर की डायरेक्शन भी बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। और एक वेक्टर को समझने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? एक वेक्टर को समझने के लिए चाहिए उसका मैग्नीट्यूड, उसका डायरेक्शन। तो अगर आपको कोई वेक्टर दे दिया जाए, बोल दिया जाए कि भैया वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री बना रहे हैं, तो आप उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में भी बता सकते हो, आप उस वेक्टर के डायरेक्शन के बारे में भी बता सकते हो। तो यही कह रहा हूं, देखो कैसे बताएंगे सर हम लोग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में? तो आप इस वेक्टर के टुकड़े कर लोगे। कैसे बताएंगे सर इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में? तो आप इस वेक्टर के टुकड़े कर लेते हो। एक टुकड़ा जो एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस। एक टुकड़ा वेक्टर का एक्स एक्सिस की तरफ जाता है, नोन एज द कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। एक टुकड़ा जो वाई एक्सिस की तरफ जाता है, इट इज नोन एज द कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस। कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो मैंने जो बात बोली है वो सिर्फ इतनी सी है कि भाई साहब ये ए वेक्टर को समझने के लिए हमने इसके दो टुकड़े कर लिए। एक टुकड़ा हमने एक्स एक्सिस की तरफ रख दिया, एक टुकड़ा हमने वाई एक्सिस की तरफ रख दिया, यानी कि हमने इसके कंपोनेंट्स कर दिए हैं। यानी कि जो वेक्टर था हमने इसको रिजॉल्व कर दिया इसके दो कंपोनेंट्स में। ये जो वेक्टर था इसको हमने क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया इसके दो कंपोनेंट्स में। यही है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर जब वो कहता है, तो बेसिकली वो चाहता है कि आप इस वेक्टर के कंपोनेंट्स कर दीजिए और इन कंपोनेंट्स को लिख दीजिए अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अलोंग द वाई एक्सिस। फ्यूचर में भी, मतलब फ्यूचर ज्यादा आगे भी मत जाओ, जस्ट अभी कुछ समय के बाद मैं आपको 3 डायमेंशन की बातें भी बताऊंगा। अभी हम 2 डायमेंशन पे डील करते हैं। 2 डायमेंशन तो पढ़ा है ना, पेपर पे जो बनाया जाता है वो 2 डायमेंशन होता है। तो अभी की बातें फिर सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशन की करेंगे। आगे चलेंगे तो मैं आपको 3 डायमेंशन का भी आइडिया दूंगा कि भाई जब 3 डायमेंशन की बातें होती है तो उसमें क्या करना है। ठीक है, चलो भाई। तो सर ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं ax कैसे फाइंड करूं, ay कैसे फाइंड करूं? अगर मुझे ax के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, अगर मुझे ay के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा, तो मैं a का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालूंगा? हाँ ये बात भी सही है यार यार ये बात भी सही है कि अगर मुझे ax के बारे में नहीं पता और मुझे ay के बारे में भी नहीं पता, तो मैं a के बारे में कैसे निकालूंगा? तो हमारा आज का जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हम ax और ay का मैग्नीट्यूड निकालना सीखेंगे। डायरेक्शन की तो चिंता करनी नहीं है, क्योंकि तुम तो जानते हो जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ जाती है वो आई कैप कहलाती है, जो डायरेक्शन वाई की तरफ जाती है वो जे कैप कहलाती है। भूल गए ना यूनिट वेक्टर की बातें? जो डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ जाती है वो आई कैप कहलाती है, जो डायरेक्शन वाई एक्सिस की तरफ जाता है वो जे कैप कहलाता है। रही बात तो सिर्फ ax का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, ay का मैग्नीट्यूड बता दीजिए, हमारा काम वहीं से हो जाएगा। डायरेक्शन पता चल चुकी है अभी हम लोगों को। तो क्या बोले, किसी भी वेक्टर को समझने के लिए हमने उसके टुकड़े कर दिए ताकि हमारा काम आसान हो जाए। जैसे कि तुम्हारे पास होता ना, सर बहुत ज्यादा सिलेबस है, क्या करें हम लोग? तो हम बोलते हैं भैया एक काम करो, टुकड़े कर लो, 3 चैप्टर अभी पढ़ लो, फिर 3 चैप्टर कल पढ़ लेना, 3 चैप्टर परसों पढ़ लेना, ऐसे करके पढ़ाई करो। आसान होता है ना भैया। 10 चैप्टर एक साथ पढ़ना डिफिकल्ट है, लेकिन अगर वही 10 चैप्टर को 2-2 चैप्टर्स करके पढ़े तो काम कितना आसान हो जाएगा। तो हम भी यहीं पे यही कर रहे हैं। एक वेक्टर को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा था, तो हमने बोला कि कोई ना वेक्टर के कंपोनेंट कर लेते हैं। बहुत बढ़िया सर, ठीक है, मतलब अब हम कंपोनेंट्स करेंगे वेक्टर के। तो वेक्टर के कंपोनेंट्स करने चलते हैं। लेट अस कंसीडर अ वेक्टर ए। लेट अस consider
a vector A, यहां पे A नामक एक वेक्टर है, ठीक है। और जब A वेक्टर की बात करते हैं तो पहले मैं एक बार कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूं, उसके बाद फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। तो ये रहा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, है ना भाई सब, है कि नहीं भाई सब। तो हमने बना दिया हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। वैसे तो देखो मैं अच्छे से ड्राइंग बना दूं, इस पे बना दूं क्या, बना दो सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी है, आपको जो करना है करो, हम कौन होते हैं। ये क्या बना दिया, वेक्टर बन गया, ठीक है सर। ये ए वेक्टर का एक कंपोनेंट जो है वो एक्स की तरफ आएगा और इस कंपोनेंट को कहते हैं ए एक्स। इस वेक्टर का एक टुकड़ा वाई की तरफ जाएगा और इसको कहते हैं ए वाई। मान लीजिए कि ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाया, मान लो भाई, लेट थीटा बी द एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ए वेक्टर ने एक्स एक्सिस पर, देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस कंसीडर कर रहे हैं हम लोग, नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, ठीक है। कहते हैं जो एंगल वगैरह आप लेते हो, कहते हैं जो ये एंगल वगैरह आप कंसीडर करते हो वो हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेना, काम आसान रहेगा तुम्हारे लिए भी। सो उन्होंने क्या बोल दिया कि लेट्स से द थीटा इज द एंगल मेड बाय द ए वेक्टर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो भाई ये थीटा एंगल हो गया। अच्छा सर एक बात बताओ, यहां पे मैं ax का वैल्यू निकाल सकता हूं, मैं ay का वैल्यू निकाल सकता हूं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये तो आप भी जानते हो। हां सर हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में जानते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, क्या ये ay कोई वेक्टर है? जी हां सर, ax भी एक वेक्टर है, ay भी एक वेक्टर है। अगर ay एक वेक्टर है तो क्या मैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर सकता हूं यहां पे? इफ ay इज अ वेक्टर, अरे यार ये भी तो, यार वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही तो होता है, वेक्टर का जो टुकड़ा होगा वो भी तो वेक्टर ही होगा ना, ऑब्वियसली। अरे यार इंसानों का बच्चा इंसान ही होता है तो वही वाली बात है, वेक्टर का कंपोनेंट भी वेक्टर ही होता है, ठीक है। अच्छा अब ठीक है सर, ये भी वेक्टर है तो इसका डायरेक्शन हो गया आई कैप, ये भी वेक्टर था इसका डायरेक्शन हो गया जे कैप, बहुत ही शानदार। यार ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं यहां पे तो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं हो जाएगी? इस वेक्टर को अगर मैं पैरेलल शिफ्ट कर दूं यहां पे तो कोई बात तो नहीं हो जाएगी? अरे कोई बात नहीं सर, कर दो। वेक्टर तो कहता ही है कि मुझे तुम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, लेकिन हां वेक्टर तो कहता ही है कि मुझे पैरेलल शिफ्ट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा डायरेक्शन और मेरे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। तो वेक्टर ने बोला कि मुझे पैरेलल शिफ्ट कर दो, मेरा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज मत करना। हमने कर दिया शिफ्ट, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहां बेटे, यहां पे। और यहां पे देखो इसका मैग्नीट्यूड आज भी कितना है, ए वाई है ना। पहले मैग्नीट्यूड क्या था, ए वाई, डायरेक्शन क्या था, जे कैप। आज भी मैग्नीट्यूड क्या है, ए वाई, डायरेक्शन क्या है, जे कैप। क्या बात है सर, है ना, मतलब समझते हो तुम लोग बात को। यार एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे दिख रहा है और इस राइट एंगल ट्राइंगल में मैं ट्रिग्नोमेट्री के फंडे लगाने वाला हूं। सो ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें आप जानते होंगे फ्रॉम ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, फ्रॉम ट्रिगोनोमेट्री, स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने। ट्रिग्नोमेट्री का फंडा हमसे जो कहता है वो कहता है कि भैया
ये जो एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा है इसको दोबारा बना लो एक बार। हमने बोला ठीक है यार। अच्छा एक बात बताओ, एक वेक्टर को एरो से बनाते हैं, एक वेक्टर को एरो से बनाते हैं, ये बात तो हम जानते हैं। एरो की लेंथ क्या बताती है? एरो की लेंथ क्या बताती है सर? एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड को बताती है। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एक्स, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई। इसको मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज योर ए, दिस इज योर ए एक्स, दिस इज योर ए वाई। दीज आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज वेक्टर्स। ये क्या है? ये सर इन वेक्टर्स के, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए एक्स, ए वाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वाई, वो मैंने वहां पे लिख दिया। ये कोई एंगल थीटा हो जाएगा। बेटा देखो क्या होता है, हमने पहले भी कहा है जो लंबी वाली लेंथ होती है ना इसको हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो लंबी वाली लेंथ होती है इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जहां पे एंगल चिपका हुआ होता है इसको कहते हैं बेटा बेस। जहां पे एंगल चिपका हुआ होता है उसको कहते हैं बेस, और एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर। एंगल के सामने वाली साइड को कहते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे? सबसे लंबी लेंथ कहते हैं हाइपोटेन्यूस, जहां पे एंगल चिपका है वो है बेस, और एंगल के सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर। एक फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा कि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस। पढ़ा है कभी ये फॉर्मूला? साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। सो यहां से साइन थीटा कम्स आउट टू बी, परपेंडिकुलर पे कौन है? ए वाई, हाइपोटेन्यूस पे कौन है? ए। सो ए वाई इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो क्या मुझे ए वाई मिल गया? हां सर। अच्छा एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कॉस थीटा का। कहते हैं कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। पढ़ा होगा इसके बारे में भी कभी? कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। बेस कौन है यहां पे? ए एक्स, हाइपोटेन्यूस कौन है? ए। सो कॉस थीटा विल बी इज इक्वल्स टू ए एक्स डिवाइडेड बाय ए। सॉल्व किया यहां से तो ए एक्स का वैल्यू क्या आ गया? ए कॉस थीटा। क्या बात है सर, मुझे ए वाई मिल गया, मुझे ए एक्स मिल गया, यानी एक वेक्टर ए जो था हमने उसके कंपोनेंट्स कर दिए। ए वेक्टर के हमने कंपोनेंट किए, एक कंपोनेंट एक्स की तरफ आया जिसको नाम दिया ए एक्स आई कैप, एक कंपोनेंट वाई की तरफ आया जिसको नाम दिया ए वाई जे कैप। ए एक्स आई कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए निकले तो हमने बोला इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए ए एक्स होगा। ए वाई जे कैप का मैग्नीट्यूड फाइंड करने निकले तो हमने बोला मान लीजिए इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा ए वाई। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए था। तो भाई साहब अगर आपको कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं तो एक कंपोनेंट ए एक्स, एक कंपोनेंट ए वाई, ये रहे इनके फॉर्मूले, याद रख लेना। सिंपल सा तरीका है, बड़ा ही ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं। जहां पे एंगल है वो कंपोनेंट कहलाता है बेटा कॉस थीटा वाला, और एंगल के सामने वाला कंपोनेंट कहलाता है साइन थीटा वाला। बस निंजा टेक्निक लगा लो अपनी। अपनी निंजा टेक्निक क्या कहती है बेटा? एंगल जिस तरफ है, जिस साइड एंगल है वो कंपोनेंट कॉस, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन। हमेशा यही रूल है। उसका पूरा तरीका तो मैंने आपको बता दिया, बट उसका जो रूल है वो यही कहता है कि जिस तरफ एंगल है वो कंपोनेंट होता है कॉस, एंगल के सामने वाला कंपोनेंट साइन। बस। तो यहां पे ये जो ए वेक्टर था मैंने इसके दो टुकड़े कर दिए, दो कंपोनेंट कर दिए, और उन दोनों कंपोनेंट की वैल्यूज भी मैंने निकाल दी। देखो ये ए वेक्टर था, इसका मैग्नीट्यूड मैं जानता हूं। अगर थीटा मैं जानता हूं तो क्या मैं ए एक्स और ए वाई की वैल्यू निकाल पाऊंगा? बोलो। अगर मुझे ए पता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, अगर मुझे थीटा पता है, तो क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूं? और याद करो पहले लेक्चर में मैंने एक और बात बोली थी कि ए वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है, इट इज योर ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। याद आया? पहले लेक्चर में सारी बातें हुई थी। क्योंकि सर देखो ए एक्स ए वाई, मैंने बोला था जब मैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पढ़ाऊंगा तब इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगा आपको, और आज वो घड़ी आ चुकी है। ध्यान से देखना बेटा, ए एक्स और ए वाई क्या है? कॉम्पोनेंट्स है सर।
ax और ay क्या है बेटा? कंपोनेंट्स है सर। एक बात बताओ, ax ये वेक्टर, ay ये वेक्टर और a ये वेक्टर, क्या ax और ay का ऑर्डर सेम है? हाँ सर। क्या a वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट है? जी हाँ सर। तो क्या यहां पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग सकता है, जो कि हमसे कहता है कि ax वेक्टर प्लस ay वेक्टर इक्वल्स टू a वेक्टर, तो ax i कैप प्लस ay j कैप इज इक्वल्स टू a वेक्टर। ये क्या है? ax वेक्टर है, ये क्या है? ay वेक्टर है। पहले लेक्चर में जब आपने ये वाली बात देखी थी तो मैंने आपको बोला था वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से बातें आती है, बट समय आने पर बताऊंगा मैं आपको। आज वो समय आ चुका है। इसका जो प्रूफ था वो ये था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से देखो बेटा, ये ax टेल से हेड को मिला है, ये ay, तो रिजल्टेंट इज गिवन बाय द क्लोजिंग साइड इन द अपोजिट ऑर्डर, तो a इक्वल्स टू ax i कैप ay। अच्छा सर, ax और ay का तो वैल्यू हमें पता चल ही चुका है, तो मैं a वेक्टर को क्या वैसे लिख दूं क्या? a cos थीटा i कैप प्लस a साइन थीटा j कैप। हाँ लिखो ना, कोई कौन मना करता है ऐसे लिखने से? बिल्कुल लिखो, कौन मना कर रहा है ऐसे लिखने से? लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो भाई, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ax का वैल्यू पता है, ay का वैल्यू पता है, कभी मान लो ऐसी कंडीशन आ जाए जिसमें आपको ax का वैल्यू पता हो, ay का वैल्यू पता हो और एंगल फाइंड करना हो, तो क्या करोगे? मान लो ऐसी कोई कंडीशन तुम्हें दे दी जाए जिसमें बोल दिया जाए कि भाई साहब ax का वैल्यू ये है, ay का वैल्यू ये है, a का वैल्यू भी पता है, तो थीटा बता सकते हो तुम? कंडीशन सेज if components are known, then angle can be find as देखो भाई, ax आपको पता है इट इज a cos थीटा, ay आपको पता है इट इज a sin थीटा। बेटा अगर आपको एंगल पता है तो ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कहना, इक्वेशन नंबर 2 कहना, और इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय फर्स्ट कर देना बेटा। इससे क्या मिलेगा? ay अपॉन ax इज इक्वल्स टू a sin थीटा डिवाइडेड बाय a cos थीटा। a से a मर जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा बेटा tan थीटा होता है, तो यहां से जो फॉर्मूला बनता है आपके पास वो बनता है tan थीटा इज इक्वल्स टू ay अपॉन ax। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ay अपॉन ax। अभी सवाल आएगा तो खुद ब खुद पता चलेगा कि ये चीज मैंने क्यों लिखवाई थी तुम लोगों को। सवाल आएगा तो खुद ब खुद समझ जाओगे कि ये चीजें मैंने क्यों लिखवाई थी। तो कहने की बात है कि अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो, अगर आपको एंगल पता है तो आप कंपोनेंट्स फाइंड कर सकते हो, है ना? तो अगर आपको एंगल पता है तो आप कंपोनेंट फाइंड कर सकते हो, अगर आपको कंपोनेंट पता है तो आप एंगल भी फाइंड कर सकते हो। ये है फॉर्मूला भाई, ठीक है? तो एक ही बात याद सभी को पक्के से, बहुत ही बढ़िया। चलो भाई एक बार मैं तुम्हें वो थ्योरी दिखा देता हूं जो यहां पे प्रिंटेड फॉर्म में थी। बोला गया कंसीडर कीजिए कोई एक वेक्टर है a दैट लाइज इन द xy प्लेन एज शोन इन द फिगर। देखो दिख रहा होगा आप लोगों को, ये एक वेक्टर है a, ये एक वेक्टर है a। तो यहां पे a वेक्टर है जो कि xy प्लेन में है। क्वांटिटीज है यहां पे, एक ये वाली है ax और ये वाली है ay। तो एक क्वांटिटी हो गई है बेटा ax वाली, एक क्वांटिटी हो गई ay वाली। ax को क्या नाम दिया है? ax इज द कंपोनेंट, इज कॉल्ड द x कंपोनेंट। बेटा देखो ax क्या है? इट इज द x कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a। ay क्या है? इट इज द y कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर a। बस सीधी सी बात है। ax और ay क्या है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर, ठीक है? दीज आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर। ax बोला है तो x की तरफ, ay बोले तो y की तरफ। बस क्या बोला बेटा? ax वेक्टर नहीं है लेकिन ax i कैप वेक्टर होता है। हाँ सर, ये तो बात आपने भी बताई थी।
ax वेक्टर नहीं है, लेकिन ax i कैप जो होता है वो वेक्टर होता है। तो यहां पे ax i कैप इज द वेक्टर, ay j कैप इज द वेक्टर। तो यहां पे ay j कैप, ay ax i कैप, दीज आर द वेक्टर। बेटा सॉल्व किया तो ax मिलता है a cos थीटा, ay मिलता है a sin थीटा, और जब मैं जानता हूं कि वेक्टर एडिशन हमसे यही कहता था कि a वेक्टर इक्वल्स टू ax i कैप प्लस ay j कैप, ये भी मैंने आपको बताया कि वेक्टर एडिशन क्यों कहता है, फ्रॉम द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये वाली बातें हमारे सामने आती हैं। मैंने क्या बोला था, यहां पे देखो ay वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर दो यहां पे, सो अब ये कहलाता है आपका ay, ये कहलाता है आपका ax, सो ये ax, ये ay, ये a। ax का और ay का ऑर्डर एक तरफ है और a वेक्टर का ऑर्डर अपोजिट डायरेक्शन में। तो रूल सिंपल है, बोलते हैं कि भाई साहब ax प्लस ay a के बराबर होगा, ax प्लस ay a के बराबर होगा। बस ये वाला काम यहां किया था हमने। तो पाइथागोरस थ्योरम हमसे क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है कि अगर आपको a का मैग्नीट्यूड निकालना है तो आप ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर करो। यार ये सारी बातें बोलने वाली बात थी क्या? क्या तुम ऐसा पाइथागोरस थ्योरम के बिना भी सॉल्व कर सकते हो? इसको सॉल्व करो भाई। सर ये फॉर्मूला कहां से आया? ये तो पाइथागोरस अंकल ने बोला कि ये फॉर्मूला लगा लो, आप अपना तरीका बताओ। ax वेक्टर ax i कैप और ay j कैप के बीच में एंगल है 90 डिग्री का, तो मैं लिखता हूं यहां पे ax i कैप इज परपेंडिकुलर टू ay j कैप, ax i कैप इज परपेंडिकुलर टू ay j कैप। तो यहां पे a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलने वाला है, इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस 2ax ay। मुझे एक बात बताओ, क्या एंगल है ax और ay के बीच में? क्या वो 90 डिग्री का है? क्या वो 90 डिग्री है? हाँ सर वो 90 डिग्री है। और अगर 90 डिग्री वाली कहानी है तो आप तो जानते ही हो कि cos 90 कितना होता है? शून्य होता है। तो cos 90 शून्य, और यहां से a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर। तो तुम्हारी मर्जी है पाइथागोरस थ्योरम लगानी, पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लगाना है वो लगाओ, आंसर तो सेम आएगा। तो यहां से भाई ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, छापना है तो छाप लो इस चीज को, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे भी देख लेते हैं। जो छापने वाली बातें वो छपाऊंगा तुम्हें। कर लिया नोट? सभी ने छाप लिया बढ़िया तरीके से? चलो भाई यहां पे आओ, लिख लो यार, मेरी बातें भी लिख लिया करो, कभी कभी काम आ जाती है ना। ऐसा थोड़ी कि वहां पे जो प्रिंटेड फॉर्मेट में है सिर्फ उसी को नोट करोगे। अरे मेरी राइटिंग इतनी भी बुरी नहीं है, लिख लो यार। चलो यहां से काम की बातें शुरू होती है, लिख लो। हो गया? हो गया सभी का? यहां आओ। एंगल वगैरह निकालना सब सिखा दिया मैंने तुम लोगों को, ठीक है? तो अब सवाल तो कर ही सकते हो तुम लोग। चलो एक छोटा सा हलवा सा सवाल देखो भाई, रेजोल्यूशन में कोई ऐसा खास कोई टॉपिक नहीं है, रेजोल्यूशन है ना, मतलब समझ रहे हो तुम लोग। ये तो मैं तुम्हें इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि आगे पूरे फिजिक्स में कंपोनेंट्स करना आएंगे, समझ रहे हो? तो इससे ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल क्वेश्चन रेजोल्यूशन भी बन रहा है तुम लोगों के लिए, ना 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 भैया, ऐसा नहीं। कोई क्वेश्चन कुछ और होगा, उस क्वेश्चन में कहीं पे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर काम आएगा। तो बस मैं आपको सिंपल इजी वाले क्वेश्चन तो नहीं बोलूंगा मैं सेशन में, ठीक है? तो अभी थोड़ा सा इजी से शुरुआत करते हैं, आगे लेके चलूंगा तुम्हें, और भी क्वेश्चंस कराऊंगा जिससे कि तुम्हें थॉट क्लियर हो जाए और तुम्हें पता चल जाए कि भाई ठीक है, कंपोनेंट्स अगर करने हो तो कैसे करेंगे उनको हम लोग, ठीक है? रिसॉल्व हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली अ फोर्स 8 न्यूटन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। देखो बेटा यहाँ पे वेक्टर आपको दे दिया है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर दे दिया है, साथ ही साथ आपको जो दिया है वो है एंगल, जो कि ये वेक्टर बना रहा है विद द हॉरिजॉन्टल। देखो बेटा कभी कभार वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बोलेगा, कभी कभार वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बोलेगा, तो इन चीजों में थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बोल रहे हैं तो उसको एक्स और वाई से कैसे रिलेट किया जाए, ये बात आपको सीखना जरूरी है। तो सर जी हमसे उसने हॉरिजॉन्टल वर्टिकल की बातें बोली है, मैंने मान लिया यहाँ पे एक लाइन बना दी, ठीक है, और एक लाइन में यहाँ पे ऐसे बना देता हूं। सो मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे 2 लाइंस बना दी, ठीक है? अब यही हमारी एक्स एक्सिस होती है देखा जाए तो, और देखा जाए तो ये हमारी वाई एक्सिस है। इसको ही हम हॉरिजॉन्टल भी कहेंगे। हॉरिजॉन्टल मतलब वो सरफेस जहां पे हम खड़े हो सकते हैं ना, इसको हम वर्टिकल कहेंगे। वर्टिकल जैसे हमारी दीवारें होती हैं वर्टिकल, है ना? तो हम ये तो बोलते हैं कि सर ये एक्स एक्सिस है जिस पे हम खड़े हैं, एक्स एक्सिस, ये सामने दीवार वाई एक्सिस, ये वही तो बात है। अच्छा सर, एक फोर्स 8 न्यूटन का है जो लग रहा है
a force of 8 Newton which is acting on it. हाँ, so इस फोर्स के मैग्नीट्यूड की बातें उन्होंने कर दी है कि जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो है 8 न्यूटन, और इस फोर्स ने हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बनाया है। मैंने क्या बोला, अक्सर जो केस मिलते हैं उनमें वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, कुछ केसेस में वो वाई के साथ बनाता है, तो कहानी में कोई अंतर नहीं है। अगर उसने एक्स के साथ 45 डिग्री बनाया तो वाई के साथ क्या बनाएगा, 90 माइनस का 45, बस। तो अगर वो वाई एक्सिस से एंगल पूछता है तो घबरा मत जाना है, ठीक है। एक्स एक्सिस से पूछा है, एंगल थीटा है, बहुत अच्छी बात है। वाई से एंगल पूछता है तो 90 माइनस थीटा कर देना, काम बन जाएगा। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है 8, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा एक्स की तरफ, जिसको मैं कहता हूं एफ एक्स, एफ एक्स आई कैप। इसका एक कंपोनेंट आएगा वाई की तरफ, जिसको मैं कहूंगा एफ वाई जे कैप। तो क्या हुआ भाई साहब, ये फोर्स हमारा F था, इसके दो कंपोनेंट किए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किया, एक वर्टिकल कंपोनेंट किया। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट x की तरफ होता है, वर्टिकल कंपोनेंट y की तरफ होता है। फोर्स के दो कंपोनेंट हो गए, इट इज योर एफ एक्स आई कैप जो कि हॉरिजॉन्टल वाला है, एफ वाई जे कैप जो कि वर्टिकल वाला है। मैंने बचपन में पढ़ा था, बचपन मतलब अभी कुछ चंद मिनटों पहले मैंने पढ़ा था कि एफ एक्स को लिखते हैं एफ कॉस थीटा। सर जहां पे एंगल है, अरे यार ये वाला एंगल नहीं है, अभी ये वाला एंगल नहीं है, तो हमने खुद से बनाया था, है ना, वो तो तुम्हें समझाने के लिए मैंने बना दिया बस। देखा क्या किया तुमने, चलो कुछ नहीं, छोड़ो, ठीक है। सो यहां पे क्या बोलते बेटा, जिस तरफ एंगल है वहां का कंपोनेंट कॉस वाला, तो एफ एक्स को लिख दिया कॉस थीटा। जहां एंगल नहीं है वहां का कंपोनेंट साइन वाला, तो एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। सर जी 8 इंटू कॉस 45 डिग्री, इट कम्स आउट बी 8 इंटू साइन 45 डिग्री। सॉल्व किया तो एफ एक्स का वैल्यू बनता है 8/√2 न्यूटन, और एफ वाई का वैल्यू भी मिलता है 8/√2 न्यूटन, क्योंकि साइन 45 हो या कॉस 45 हो, वैल्यू तो 1/√2 ही बनेगी ना। ये आंसर आ गया, ठीक है। तो मतलब रिजोल्यूशन करना तो आ गया तुम लोगों को, है ना, किसी भी वेक्टर को रिजोल्व करना तो आ गया तुम लोगों को, उसके कंपोनेंट लेना तो आए होंगे तुम लोगों को। इसके अलावा एक और सवाल है जो मैं आपको कराऊंगा, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। किया नोट सभी ने? ओके, कहां जा रहा है भाई? हाँ, इससे पहले तो कोई सवाल नहीं रह गया? नहीं सर, ठीक है। तो भाई क्या है कि एक गाड़ी है जो कि ट्रेवल करती है 6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट। देखो सर क्या है कि ये सवाल जो मैंने तुम लोगों को दे दिया है बेटा, वो थोड़ा अच्छा वाला सवाल है, ठीक है। तो थोड़ा सा बढ़िया तरीके से दिमाग लगा लो इसमें, ठीक है। तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से जो ज्यादा टफ से टफ क्वेश्चन देख सकता हूं कि भाई हाँ कुछ बन पाए, तो वो ये मैंने को लिखा, तो मैंने सोचा करा देता हूं तुम लोगों को। अ कार ट्रेवल 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट and then travels a distance of 4 kilometer towards the north at an angle of 135 degree to the east. How far is the point from the starting point? पहली चीज तो ये हो गई। What angle does the straight line joining the initial and the final position makes with the east? तो ये ऑप्शंस आपके सामने रखे हैं, दो चीजें बतानी है। पहली बात तो हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। एक गाड़ी थी जो चली 6 किलोमीटर टुवर्ड्स द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट। ईस्ट से 45 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ वो गाड़ी जा रही थी। क्या बोले? ईस्ट से 45 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ वो गाड़ी जा रही थी। ऊपर कहां नॉर्थ है सर? अच्छा ठीक है, सुनो ध्यान से समझना इस बात को। जब तक आप 2 डायमेंशन में सॉल्व करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लेते हो, है ना। 2 डायमेंशन में तो कोई दिक्कत वाली बात आती ही नहीं है। खैर जब तक आप 2 डायमेंशन में सॉल्व करोगे कोई कुछ नहीं बोलेगा तुम लोगों को। तो आप चाहो तो इसको ऐसे बना लेना, ठीक है। क्या कहोगे? दिस इज योर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बेटा ये 2 डायमेंशन तक तो बढ़िया चलता है, लेकिन जब आप 3 डायमेंशन की बात करोगे तो डायरेक्शन का थोड़ा सा अलग से ध्यान रखना आप लोग, है ना। क्योंकि ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ बाहर आता है, साउथ पीछे जाता है, ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है, वो डायरेक्शन अलग चलती है। अभी हम सिर्फ 2 डायमेंशन की बातें कर रहे हैं, तो 2 डायमेंशन में आपका ये वाला बिल्कुल बढ़िया चल जाएगा, मैच करेगा बिल्कुल। क्या सर इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से भी रिलेट कर सकते हैं क्या हम लोग? क्या इसको हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेट कर लें? हाँ कर लो। इधर क्या आता था? एक्स एक्सिस, इधर क्या आता था? माइनस का एक्स एक्सिस, इधर क्या आता था? वाई एक्सिस, इधर क्या आता था? माइनस का वाई एक्सिस। तो अगर आप चाहो तो इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से रिलेट कर लो, मतलब ईस्ट जो होगा वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, वेस्ट जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, और नॉर्थ हमारा पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ, और साउथ जो है नेगेटिव वाई की तरफ। कंपेयर कर लिया इसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ। सो ये जो डायरेक्शन से ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इनको मैंने कंपेयर किया। लेकिन हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब आप बात कर रहे हो 2 डायमेंशन की। ये सिर्फ तभी काम करेंगे जब आप बात कर रहे हो 2 डायमेंशन की। 3 डायमेंशन में कहानी बदल जाती है फिर। तो 3 डायमेंशन में ऐसी बातें तुमसे पूछेगा भी नहीं वो, पहली बात तो ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया सर, इसको थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना लेते तो इजीली समझ आ जाती बातें, है ना। चलो ठीक है। एक तो मिटता भी नहीं है, क्या करूं मैं। हाँ मिट गया। टेढ़ी बनी है लाइन, बहुत टेढ़ी है। ठीक है, बड़े लेवल पे बनाया हमने। दिस इज योर ईस्ट, वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। एक्स एक्सिस कहां आएगा? इधर की तरफ एक्स एक्सिस, इधर की तरफ माइनस का एक्स एक्सिस, इधर की तरफ वाई एक्सिस, और इधर की तरफ नीचे माइनस का वाई एक्सिस। ठीक है भाई। अच्छा, क्या बोलता है? एक गाड़ी जो कि 6 किलोमीटर चलती है नॉर्थ की तरफ, तो हम चलना शुरू करेंगे बीच से। हम कहां से चलना शुरू करेंगे? बीच से। तो एक गाड़ी जो कि नॉर्थ की तरफ जा रही है 6 किलोमीटर, लेकिन ध्यान से सुनना, एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द ईस्ट। ईस्ट से 45 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ जा रही है गाड़ी। ईस्ट से 45 डिग्री पे नॉर्थ की तरफ। अरे नॉर्थ मतलब ऊपर का इलाका, नॉर्थ बोले तो ऊपर का इलाका। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री पे जा रही है। तो गाड़ी कैसे जाएगी अपनी? दिस इज द डायरेक्शन। कितना चले? 6 किलोमीटर। कितना चल गए? 6 किलोमीटर। फिर उसके बाद क्या हुआ? इतना चलने के बाद ये गाड़ी 4 किलोमीटर जाती है टुवर्ड्स द नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 135 टू द ईस्ट। फिर से ईस्ट से 135 डिग्री पे। तो मैंने क्या किया, एक काम किया, यहां पे डॉटेड लाइन बना दी। एक तो यहां पे एक डॉटेड लाइन बना दी ताकि वो मैं हॉरिजॉन्टल से इसको कंपेयर कर सकूं। ठीक है, मैंने डॉटेड लाइन बनाई है ताकि इसका हॉरिजॉन्टल से कंपेयर कर सकूं। यहां पे अब ये गाड़ी नॉर्थ की तरफ जा रही है, लेकिन ईस्ट से 135 डिग्री पे। बेटा ये होता है 135 डिग्री यहां पे। तो आप देखो ईस्ट से 135 डिग्री पे, अभी कितने डिग्री पे था? 45 डिग्री पे। ये कितना चला? 4 किलोमीटर चले। यहां से थे, रुके यहां पे हैं आगे। दिस इज द फाइनल पॉइंट एफ, दिस इज द इनिशियल पॉइंट आई। तो बोला गया है कि हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अभी जहां पे आप खड़े हो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? अभी जहां पे आप खड़े हो वो स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है? तो ये वाला पॉइंट हमें निकालना है। इसका लेंथ बताना है आपको। ठीक है, इसका लेंथ बताना है। ये 6 किलोमीटर, ये 4 किलोमीटर, इसका लेंथ बताइए। दूसरी बात, आपको यह बताना है कि ये जो लाइन, फाइनल वाली लाइन हमने बनाई है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को जोड़ती हुई लाइन बनाई है, ये एक्स के साथ कितना एंगल बनाता है? थीटा। दो चीजें बतानी है। एक गाड़ी ईस्ट से 45 डिग्री नॉर्थ की तरफ गई, फिर ईस्ट से 135 डिग्री नॉर्थ की तरफ गई, तो यहां पे पहुंचे। दिस इज द फाइनल पॉइंट, दिस इज द इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ जोड़ती हुई एक लाइन बनाई। इस लाइन का लेंथ बताना है आपको।
ये पोजीशन वेक्टर होता है बेटा, बेसिकली ये पोजीशन वेक्टर आपको बताना है। दूसरी बात आपको बतानी कि ये पोजीशन वेक्टर ने कितना एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ या फिर एक्स एक्सिस के साथ। कर पाओगे इस क्वेश्चन को सॉल्व? एक बार ट्राई करो, देखो क्या आंसर आता है। ठीक है सर, कर लिया होगा सभी ने ट्राई, बहुत बढ़िया, अच्छे से किया होगा। सर देखो क्या है ना, ये जो आई एफ वाला पोजीशन वेक्टर है ये निकालना है मुझे, तो ये मैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालने की सोच रहा हूं। पहली बात तो नामकरण कर देते, इनका नामकरण किया मैंने, तो यहां पे इस पॉइंट को कहते हैं ओ, बोले तो ओरिजिन। ये कोई पॉइंट ए हो जाएगा बेटा, ये कोई पॉइंट बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, दिस इज योर पॉइंट ओ, दिस इज योर पॉइंट ए, दिस इज योर पॉइंट बी। यार मुझे ओबी चाहिए, मुझे क्या चाहिए, ओबी वेक्टर जो है सर उसका मैग्नीट्यूड बता दीजिए। देखने से मुझे साफ साफ फील आ रहा है कि ओबी वेक्टर को लिख सकता हूं मैं ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। हां सर बिल्कुल लिख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखने से पता चलता है कि ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर ओ बी वेक्टर के बराबर है। क्या बात है सर, ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू ओ बी वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन दिख रहा होगा, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन वी नो दिस। यस सर, बात तो वहीं आके टिक जाती है ना सर, कि मुझे तो पता ही नहीं है कि 6 किलोमीटर है, इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं। ये जो 6 किलोमीटर है इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं। अरे यार ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। ये 6 किलोमीटर उसने मैग्नीट्यूड दे दिया मुझे, उसने मुझे क्या किया, ओ ए का मैग्नीट्यूड दे दिया 6 किलोमीटर। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखूं, आई कैप जे कैप कुछ तो पता होना चाहिए था, कुछ भी नहीं पता। अब क्या करें, ऐसे टाइम पे कंपोनेंट करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ऐसे टाइम पे कंपोनेंट करना हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। जैसे कि यहां पे आओ, हमारे फिर से वो डायग्राम बना लेते एक बार। ड्रा कर लिया हमने सर डायग्राम को। देखना भाई, ये आपका 6 किलोमीटर वाला था। हाँ सर, कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे। भैया क्या एक बात बताओ, ये 6 किलोमीटर वाले का कोई कंपोनेंट तो नहीं बनने वाला यहां पे। हाँ क्या कहते हो इसको, ये कहलाएगा सर ओ ए वेक्टर। सो इट इज ओ ए का एक्स कंपोनेंट। ए किधर बन जाएगा, इसको कहते हैं ओ ए का वाई कंपोनेंट। क्या बात है सर, ओ ए का मैग्नीट्यूड 6 है, ओ ए का एक्स कंपोनेंट आप जानते हो वो कितना होगा, 6 cos 45 डिग्री, 6 बाय अंडर रूट ऑफ 2। सिमिलरली ओ ए का जो y कंपोनेंट है ये हो जाएगा 6 sin 45 डिग्री। बेटा मैंने क्या बोला था, जहां पे एंगल होता है वो कंपोनेंट cos वाला, उसके दूसरी तरफ sin वाला, तो ये भी 6 बाय रूट 2 कहलाएगा बेटा। तो ओ ए वेक्टर का x कंपोनेंट है 6 cos 45, 6 बाय रूट 2। ओ ए वेक्टर का y कंपोनेंट है 6 sin 45, 6 बाय रूट 2। तो ओ ए वेक्टर को कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सर ओ ए का x कंपोनेंट इंटू आई कैप। हाँ ये सही बात बोली आपने, ओ ए का y कंपोनेंट और उसका j कैप डायरेक्शन। क्या बात है सर, क्या ये 6 बाय रूट 2 आई कैप बन जाएगा, क्या ये 6 बाय रूट 2 जे कैप बन जाएगा। तो देखो उसने तो सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड दिया था, हमने तो सर उससे वेक्टर लिख दिया पूरा। उसने तो हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, हमने तो उससे पूरा वेक्टर लिख डाला। हम कितने स्मार्ट हैं सर। चलिए भाई, उसने हमें 6 किलोमीटर का मैग्नीट्यूड दिया था, हमने उसको वेक्टर फॉर्मेट में लिख दिया है, बहुत ही शानदार। अब आगे आओ, इसके बाद उसने क्या किया, उसने बोला कि सर अब वो 4 किलोमीटर जा रहा है इधर की तरफ। तो सर ये 4 किलोमीटर इधर गया, तो इसने क्या किया, बेसिकली जो हॉरिजॉन्टल था उससे बनाया 135 डिग्री का एंगल। हॉरिजॉन्टल से कितना बनाया बेटा, 135 डिग्री। एक काम ना कर ले हम लोग, हैं एक काम ना कर ले सर हम लोग, यहां पे इसको ऐसे रहने दिया, ये 135 डिग्री हो गया। 135 डिग्री के कंपोनेंट लेना थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है मुझे,
ये देखो ये वाला एंगल कितना बनेगा बेटा 45 डिग्री। क्यों सर? अरे पूरा 180 डिग्री बनता है भाई साहब, ये पूरा 180 डिग्री बनता है। 180 माइनस 135, आई थिंक 45 बचेगा। नहीं है ना भरोसा मेरे पे? पक्का ना? देख लो भाई, 10 में से 5 गया 5, यहां पे कितने बचे बेटा? 7 में से 3 गए 4। लो भाई, सो ये पूरा बना 180, उसमें से 135 माइनस किया तो 45 बच गया। सर 4 किलोमीटर का एक कंपोनेंट बना लेता हूं मैं इधर की तरफ, मैं इसको लाल रंग से बनाता हूं। एक कंपोनेंट बनेगा यहां पे और एक कंपोनेंट बनेगा ऊपर। सर जहां पे एंगल होता है वो कंपोनेंट कहलाएगा कॉस वाला, तो ये हो जाएगा 4 cos 45 डिग्री, ये कहलाएगा 4 sin 45 डिग्री। बोलो हां कि ना? क्या ये बातें बोलूं कि ये 4 है? क्या नाम दिया था इसको हमने? इसको नाम दिया था सर ए बी वेक्टर। से क्या है? ए बी का y कंपोनेंट। ये क्या है? ए बी का x कंपोनेंट। क्या ये ए बी का x कंपोनेंट है? क्या ये वो ए बी का y कंपोनेंट है? हां सर। तो यही से मैं अब ए बी वेक्टर को भी लिखने जा रहा हूं। ठीक है, ये अब मिटा देता हूं थोड़ी देर के लिए। यहां से मैं ए बी वेक्टर लिखने जा रहा हूं एंड इट कैन बी रिटन एज ए बी का x कंपोनेंट इनटू, बेटा डायरेक्शन बताओ तो। सर इसकी डायरेक्शन यहां जा रही है, ये डायरेक्शन क्या होती है? माइनस एक्स की डायरेक्शन। भाई वेक्टर में डायरेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट योगदान है, हल्के में मत लेना। ये प्लस का x है तो प्लस का आई कैप डायरेक्शन बनेगी। यहां पे डायरेक्शन माइनस का x है तो डायरेक्शन जो बनती है माइनस का आई कैप बनती है यहां पे। और ये 4 cos 45 नेगेटिव x एक्सिस की तरफ जा रही है तो माइनस का आई कैप डायरेक्शन लगेगा इसमें। सो डायरेक्शन जो लगाओगे इट विल बी ऑफ माइनस का आई कैप प्लस ए बी का y कंपोनेंट। y कंपोनेंट कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर डायरेक्शन क्या होती है बेटा? ऊपर डायरेक्शन पॉजिटिव y एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस, या कहूं तो प्लस का आई कैप। नीचे डायरेक्शन क्या होती है बेटा? नेगेटिव y एक्सिस, या बोलो माइनस का j कैप, यहां पे सॉरी g कैप। सो बस यही बात है, ये पॉजिटिव y एक्सिस प्लस का j कैप, नेगेटिव y एक्सिस माइनस का j कैप। कहानी तो बहुत सिंपल हो गई ना। अब देखो ए बी का y कंपोनेंट कहां जा रहा है? ऊपर। ऊपर बोले तो सर j कैप। सर आपने OA के लिए ये बातें क्यों नहीं बताई? क्योंकि OA वेक्टर का एक कंपोनेंट पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ आ रहा था तो पॉजिटिव लिया, एक कंपोनेंट पॉजिटिव y की तरफ जा रहा था तो पॉजिटिव y ले लिया मैंने। लेकिन जब मैंने AB का कंपोनेंट किया तो एक नेगेटिव की तरफ जा रहा है, एक पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। समझते हो ना बात को? सो यहां से दिस कैन बी रिटन एज AB का कंपोनेंट 4 cos 45 डिग्री माइनस का आई कैप प्लस 4 sin 45 डिग्री j cap. So it will be 4 by under root of 2 minus का I cap plus 4 by under root of 2 j cap. It's your AB vector. OA वेक्टर मिल गया, AB वेक्टर मिल गया, तो मुझे बताओ क्या आप OB वेक्टर नहीं निकाल पाओगे? अरे OA वेक्टर मिल गया, AB वेक्टर मिल गया, तो OB वेक्टर मिल जाएगा। यही तो चाहिए मुझे, OB वेक्टर। और एक बार OB वेक्टर मिल गया तो इसका लेंथ निकालना तो इजी हो जाएगा अपने लिए। सो लिखेंगे अगले पेज पे, सिंस OB वेक्टर इज इक्वल्स टू OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, सो A की जगह 6 अपॉन रूट 2 I कैप प्लस 6 अपॉन रूट 2 j कैप प्लस 4 अपॉन रूट 2 माइनस का I कैप प्लस 4 अपॉन रूट 2 j कैप। अच्छा सर I कैप j कैप भाईचारा निभाएंगे साथ में जाके, तो 6 अपॉन अंडर रूट 2 माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, और यहां पे आगे कहानी I कैप में। मैंने देखो ये I कैप का ये I कैप का हम कॉमन ले लिया, 6 बाई रूट 2 माइनस का 4 बाई रूट 2 प्लस 6 बाई रूट 2 प्लस का 4 बाई रूट 2 एंड दिस कम्स आउट बी j कैप।
बेटा यहां पे सॉल्व किया तो क्या ये 2/√2 बन जाएगा क्या आई कैप में? बेटा क्या ये 10/√2 बन जाएगा क्या जे कैप में? सो ये है ओबी वेक्टर बेटा, ये क्या है ओबी वेक्टर। बट मुझे ओबी वेक्टर नहीं चाहिए था, मुझे तो सर उसकी लेंथ चाहिए। चलो एक काम करते हैं, ओबी वेक्टर को बना देता हूं, पहले थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाएगा उससे, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, ओबी वेक्टर को बना देता हूं यहां पे, ताकि आपको थोड़ा सा थॉट क्लियर हो जाए कि हाँ भाई क्या चल रही कहानी असल में। सो ऐसे कुछ पिक्चर बननी थी, याद हो आपको तो, है ना। और उसमें हमारा ओबी वेक्टर ऐसा बन गया था इधर की तरफ, याद आया? हाँ सर, दिस इज योर ओबी वेक्टर, ये ओ था ये बी था, ठीक है। तो ओबी वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर करके हमें मिलना था, बहुत बढ़िया। मुझे ये भी बताना है साथ में कि ये ओबी वेक्टर कितना एंगल बना रहा है बेसिकली। अच्छा सर इसको देखे, ध्यान से देखना, इसको देखो तो क्या ये ओबी का एक्स कंपोनेंट है? क्या इसको मैं लिख दूं ओबी एक्स? क्या ये ओबी का वाई कंपोनेंट है? तो क्या मैं इसको लिख दूं ओबी वाई? हाँ लिख दो, यहां जे कैप लगा देना, यहां पे आई कैप लगा देना, बोलो हाँ कि ना। ये ओबी का एक्स कंपोनेंट है, ये ओबी का वाई कंपोनेंट है, मतलब ओबी वेक्टर जो था उसका एक कंपोनेंट यहां पे जा रहा है, वो कितना है 2/√2 सर। ओबी का एक कंपोनेंट यहां पे जा रहा है, कितना 10/√2 सर। मैं अभी आपको डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं, उसकी मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल लोगे, अब इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल लोगे तुम, डायरेक्शन निकालना सिखा रहा हूं बेटा। अच्छा एक बात बताओ, क्या तुम्हें ये वाली बात पता है कि यहां पे ये क्या है? दिस इज द वाई कंपोनेंट सर, दिस इज द ओबी वाई वेक्टर, ओबी वाई वेक्टर है ये क्या है? दिस इज योर ओबी एक्स वेक्टर सर, वेक्टर है ये सब। हाँ तो वेक्टर तो खासियत है, कहता है भाई मेरी पैरेलल शिफ्टिंग करना चाहते हो कर लो, लेकिन मेरे डायरेक्शन के साथ छेड़खानी मत करना। हमने बोला ठीक है भाई सब, आपके डायरेक्शन के साथ कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी, और आपकी कर रहे हैं हम लोग पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये ओबी वाई को पैरेलली यहां पे खिसका दिया, ओबी वाई को पैरेलली यहां पे खिसका दिया, तो ये बन गया ऐसा, ओबी वाई को पैरेलल शिफ्ट कर दिया यहां पे, तो ये बन गया ऐसा। अच्छा ठीक है, सो बेटा ये हो गया आपका ओबी वाई, यहां पे इतना सा ये बन गया आपका ओबी एक्स, ठीक है। ओबी वाई का पैरेलल शिफ्ट यहां किया तो ये बन गया ओबी वाई, ये बन गया ओबी एक्स, ये बजा रहा ओबी बेटा, ये एंगल थीटा हो जाएगा। क्या ये थीटा फाइंड करना नहीं आता है हम लोगों को? क्या ये थीटा फाइंड करना हम लोगों को नहीं आता है क्या? हम लोगों को बिल्कुल आता है सर थीटा फाइंड करना, हम बहुत इजीली इस थीटा को फाइंड कर लेंगे। क्या आप ये थीटा फाइंड नहीं कर सकते क्या? बोलो हाँ, मैं तो कर सकता हूं भाई। दिस इज योर ओबी, दिस इज योर ओबी एक्स, ओबी वाई, दिस इज थीटा। फॉर्मूला याद है, मैंने बोला था अगर आपको कंपोनेंट आते हैं तो आप एंगल निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या बना था? tan थीटा इज इक्वल्स टू ओबी वाई अपॉन ओबी एक्स। अगर आपको कंपोनेंट्स पता है तो क्या आप एंगल नहीं निकाल सकते थे? बिल्कुल निकाल सकते थे। ये बनता था √2, ये वाला बनता था 5√2। अरे 10/√2 को 5√2 लिखते हैं भाई, कैलकुलेशन कर लेना। 10 अपॉन √2, इट कैन बी रिटन एज 5 into 2 डिवाइडेड बाय √2। बेटा √2 से ये √2 टाइम्स मर जाता है, ये बनता है 5 √2। तो 10 अपॉन √2 को 5 √2 लिख सकते हो, 2 अपॉन √2 को √2 लिख सकते हो। तो यहां से tan थीटा का जो फॉर्मूला बनता है ये बनता है 5 √2 डिवाइडेड बाय √2, ये मर जाएंगे और tan थीटा बनेगा 5। बेटा यहां से थीटा का वैल्यू बनता है tan इनवर्स 5। ये है डायरेक्शन। ये क्या निकाली मैंने? डायरेक्शन, कि भाई इसने हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बनाया है। सर इसने ईस्ट के साथ इतना tan इनवर्स 5 एंगल बनाया है। इसने ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाया? tan इनवर्स 5। कहां जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है।
कहां जा रहा है? नॉर्थ की तरफ जा रहा है। तो यहां पे tan इनवर्स 5 ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, tan इनवर्स 5 एंगल पे ईस्ट से नॉर्थ की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितने एंगल पे? tan इनवर्स 5 एंगल पे। चलो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, है ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालते बेटा। तो इसको मैं अगले पेज पे लिख रहा हूं। ओबी वेक्टर को लिखते थे हम लोग ऐसे, 2 डिवाइडेड बाय रूट 2 आई कैप प्लस 10 डिवाइडेड बाय रूट 2 जे कैप। ये हो जाएगा बेटा अंडर रूट ऑफ 2 आई कैप प्लस 5 अंडर रूट ऑफ 2 जे कैप। दिस इज योर ओबी वेक्टर। ओबी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालने की बारी आई तो हमने बोला इट इज अंडर रूट ऑफ रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 रूट 2 का होल स्क्वायर। सो इट कम्स आउट बी अंडर रूट ऑफ रूट 2 का स्क्वायर इज योर 2, 5 रूट 2 का स्क्वायर 25 इंटू 2। सॉल्व करोगे अंडर रूट ऑफ 52 किलोमीटर्स मिलेगा बेटा। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। और एंगल कितना बनाया है? tan इनवर्स 5। तो क्या मैंने दोनों चीजें फाइंड करी? क्या उसकी दोनों चीजें क्लियर करी? हाउ फार इज द पॉइंट, फाइनल पॉइंट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? भैया ये जो पॉइंट बी है वो स्टार्टिंग से कितना दूर है? अंडर रूट ऑफ 52 किलोमीटर्स। अंडर रूट ऑफ 52 सी और डी में मिल रहे हैं। ए ऑप्शन बी ऑप्शन दोनों काट दिए मैंने। सी और डी ऑप्शन में मुझे अंडर रूट ऑफ 52 किलोमीटर्स मिल रहा है, लेकिन उसके अलावा एंगल भी तो देखना है, कितने एंगल पे? व्हाट एंगल डज द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट मेक विद द ईस्ट? भाई साहब ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ने ईस्ट के साथ कितना थीटा एंगल बनाया था, और वो थीटा एंगल तुम्हारे आंखों के सामने है tan इनवर्स 5। मैंने बताया था कि अगर कंपोनेंट आपको पता है, अगर कंपोनेंट आपको पता है तो एंगल कैसे निकालते हैं, इसका तरीका मैंने बताया था। सेम तरीका फॉलो किया। tan इनवर्स 5 आ रहा है, tan इनवर्स 5 वाला सिर्फ सी ऑप्शन दिखता है, तो सी इज द राइट आंसर, डी बिल्कुल गलत हो जाएगा। समझते हो बात को? रेजोल्यूशन कैसे करते हैं, समझते हो बात को? यहां पे आपको वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया था, आपको एंगल पता था, तो आपने उसके कंपोनेंट्स निकाल लिए सारे बढ़िया तरीके से। वेक्टर को लिख दिया, उसके कंपोनेंट लिखे और उसी फॉर्मेट में वेक्टर को लिख दिया। सेम चीज यहां पे थी 4 किलोमीटर वाले का, हमें सिर्फ यहां पे क्या पता था? एंगल पता था और मैग्नीट्यूड पता था, तो उससे हमने उसका पूरा वेक्टर लिख दिया। देखने को पता चलता है कि OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर OB वेक्टर के बराबर होगा। देखने से साफ पता चलता है कि जो OA वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर हो जाएगा OB वेक्टर के। OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर बराबर है OB वेक्टर के, फ्रॉम द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये बात लिखी कि OB वेक्टर बराबर है OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर, OA वेक्टर प्लस AB OB। सो हमारा टास्क हो गया कि OB का मैग्नीट्यूड निकालना है और OB ने कितना एंगल बनाया वो निकालना है। तो यहां पे पहले इसको नोट कर लो सभी लोग, किया नोट सभी ने? फिर आगे बढ़ो, यहां पे आओ, इसको हमने देखो OA वेक्टर को फाइंड किया, यहां पे हमने OB वेक्टर को फाइंड, AB वेक्टर को फाइंड किया। छाप लो इसको भी। ये फाइंड करने के बाद हम आगे बढ़े और यहां पे आके हमने इसको सॉल्व किया, तो OB वेक्टर मिल गया। ये देखो 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया मैंने, तो मैग्नीट्यूड सॉल्व किया 2/√2 आई कैप प्लस 10/√2 जे कैप, √2 आई कैप प्लस 5√2 जे कैप, सॉल्व किया √52 आ रहे हैं। मैग्नीट्यूड हो गया। उसके अलावा कितना एंगल बनाया, तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर आपको किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स पता है तो एंगल निकालने का तरीका बहुत सिंपल है, y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या था 5√2, x कंपोनेंट क्या था √2, सॉल्व किया tan थीटा 5 आ रहा है, यानी थीटा बराबर tan इनवर्स 5। कोई रॉकेट साइंस थोड़ी है इसमें। छाप लो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर लिया नोट सभी ने? पक्का? चलिए भाई बहुत बढ़िया, ये सारी बातें नोट हो गई थी। अब हम यहां पे रेजोल्यूशन करेंगे 3 डायमेंशन में। सर क्या अंतर था 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन? तो जब आप 2 डायमेंशन की बात करते हो तो आप एक सिंगल प्लेन पे होते हो जहां पे सिर्फ और सिर्फ x एक्सिस और y एक्सिस होती है। लेकिन जब आप 3 डायमेंशन की बात करते हो तो आप इस प्लेन से बाहर आ जाते हो और यहां पे एक z एक्सिस एक्स्ट्रा आ जाता है। तो सर यहां कैसे कंपोनेंट करेंगे, आओ सर सिखाता हूं तुम लोगों को।
यहां कैसे कंपोनेंट करते हो। रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन की बात करेंगे अब हम लोग। ठीक है, सो 3 डायमेंशन में क्या होगा हमारे पास, 3 एक्सिस हो जाएंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो यहां पे बना लेता हूं तीनों एक्सिस को। हाँ। ये हो जाएगी बेटा एक्स एक्सिस, यहां पे हो जाएंगी वाई एक्सिस और ये बन जाएगी अपनी जेड एक्सिस। देखो भाई क्या होता है ना कि जो z एक्सिस है ना वो प्लेन से बाहर आती हुई होती है, बट अब उसको तो मैं दिखा नहीं सकता हूं, ऐसा थोड़ी बनाऊंगा, देखो 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 ये z एक्सिस आ रही है ना। तो उसको बनाने का तरीका ये होता है। अब थोड़ा इसको देखोगे तो थोड़ा फील आएगा कि सर 3 डायमेंशन की बातें हो रही है। इसको देखोगे तो फील आएगा कि 3 डायमेंशन की बात हो रही है। एक डायमेंशन, एक एक्सिस ये, एक एक्सिस ये और एक एक्सिस बाहर की तरफ आती हुई, फील आ रहा है भाई। जब आप एक्स एक्सिस की बात करते हो तो डायरेक्शन लेते हो आई कैप, बिल्कुल हाँ सर, आई कैप डायरेक्शन लेते हैं। जब आप डायरेक्शन की बात करते हो वाई में तो आप लेते हो जे कैप, और जब आप बात करते हो जेड में तो डायरेक्शन लेते हैं के कैप। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं। अब मान लीजिए कि कोई एक ऐसा वेक्टर मेरे पास आया जो इनके साथ कुछ एंगल बना रहा है। तो मान लो इधर की तरफ कोई वेक्टर आया सर अपने पास। इस वेक्टर ने x के साथ अल्फा एंगल बनाया, y के साथ बीटा एंगल बनाया और z के साथ कितना, गामा वाला एंगल बना दिया उसने। क्या किया उसने सर, x के साथ तो बनाया अल्फा एंगल, y के साथ बनाया बीटा एंगल और z के साथ बनाया गामा एंगल। तो हमने क्या किया, एक ऐसा वेक्टर ले लिया जो कि 3 डायमेंशन में कहीं पे भी है। मान लो ये हमारा कमरा, ये पूरा कमरा 3 डायमेंशन है, उसमें एक कोना हमने ले लिया। वो कोना जो होगा तुम्हारे कमरे में, देखो तुम्हें भी एक कोना दिखेगा, उसको मान लो ओरिजिन। ये जा रहा एक्स एक्सिस, ये जा रहा वाई एक्सिस और ये जा रहा जेड एक्सिस। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। ये दीवार है अपनी बढ़िया मस्त वाली, दिख रही है तुम लोगों को दीवार? हाँ सर दिख रही है। अरे तुम भी सामने दीवार देख लो। हाँ सर दीवार दिख रही है। दीवार में यहां पे ले लेते ओरिजिन, वो कोने पे हो जाएगा ओरिजिन। ओरिजिन से ये जा रहा है एक्स एक्सिस, ये जा रहा है वाई एक्सिस और ये तुम्हारी तरफ जो आ रहा है वो है जेड एक्सिस। तो भाई ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस और ये तुम्हारी तरफ जो आ रहा है वो जेड एक्सिस। इधर से एक ऐसा वेक्टर जो इधर की तरफ जा रहा है, ऐसा। समझ लो बात को, समझ लो बात को। तो हमारे घर की दीवार कोना, ठीक है, ये दीवार का घर का कोना होता है ना बेटा ये। हाँ, तो यहां पे हम बैठ के पढ़ाई करते हैं। ये एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये छत की तरफ जा रहा है वाई एक्सिस और ये तुम्हारी तरफ आ रहा है जेड एक्सिस। यहां से कोई एक ऐसा वेक्टर हमने बनाया जो कि कैसा है, परपेंडिकुलर तीनों के ऊपर। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। ये कैसा है सर, ये इधर अल्फा बना रहा है, इधर बीटा बना रहा है और इधर गामा बना रहा है। वो कोने से एक डंडा ले आओ बाहर निकालते हुए, वो कोने से पकड़ के एक एरो बना दो बाहर की तरफ। तो ये जो एरो बाहर की तरफ आया उसने एक्स के साथ एंगल बनाया अल्फा, वाई के साथ एंगल बनाया बीटा और जेड के साथ जो एंगल बनाया वो है गामा। अगर आपको अल्फा बीटा गामा पता है तो आपका काम आसान है। अगर आपको अल्फा बीटा गामा नहीं पता तो आपका काम मुश्किल है। देखो भाई यहां पे हमें एक ही कंपोनेंट चाहिए, वही काफी हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको मान लूं कोई वेक्टर ए, इसको मैं मान लेता हूं वेक्टर ए वेक्टर। तो इस वेक्टर का एक कंपोनेंट एक्स की तरफ बनेगा, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट वाई की तरफ बनेगा, इस वेक्टर का एक कंपोनेंट जेड की तरफ बनेगा। पहले क्या होता था, सिर्फ एक्स और वाई होते थे सर। पहले क्या होता था भाई, पहले के जमाने में जब हम 2D की बातें करते थे, सो 2D में क्या होता था, एक वेक्टर होता था ए, इस वेक्टर के 2 ही कंपोनेंट होते थे, एक होता था एक्स की तरफ, एक होता था वाई की तरफ। आज कहानी में ट्विस्ट है। आज कहानी हमसे कहती है कि भाई ये कोई वेक्टर ए है जिसने एक्स के साथ तो अल्फा एंगल बनाया, वाई के साथ बीटा एंगल बनाया
और z के साथ गामा एंगल बनाया है। देखो ये दिमाग कोई नहीं लगाएगा कि क्या सर बीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री नहीं हो जाएंगे, ना 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 भैया, ये काम मत करना। वो 3 डायमेंशन है बेटा, ये 2 डायमेंशन होता था। 2 डायमेंशन जैसे ये बोर्ड का कोना है, कोने में से एक एरो निकाल दूं तो ये तो परपेंडिकुलर है ना बेटा। समझ रहे हो ना भावनाओं को, समझ रहे हो ना भावनाओं को। मान लो एक एरो में ऐसा बना दूं, ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक एरो ऐसा बना दूं बोर्ड से बाहर निकलता हुआ, एक एरो ऐसा बना दिया बोर्ड से बाहर निकलता हुआ। इसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, इसने वाई के साथ बीटा एंगल। ये देखो ये बीटा एंगल ये होता है, अल्फा एंगल ये वाला। समझ रहे हो ना भावनाओं को। एक ऐसा वेक्टर बनाया जो बोर्ड से बाहर निकल रहा है, वो भी वही वेक्टर है जो बोर्ड से बाहर निकल रहा होगा। भाई साहब इस वेक्टर ने x के साथ अल्फा एंगल, ये वाला दिख रहा है तुम लोगों को, हाँ ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है। तो कोई ये दिमाग नहीं लगाएगा कि अल्फा प्लस बीटा तो 90 होता है सर। ये 2 डायमेंशन में चलती थी बातें, क्योंकि x और y के बीच में बनता था वो। आज ये x और y के बीच में नहीं है भाई, आज ये x y z के बीच में है। तो ये बाहर निकला हुआ है। पहले क्या होता था, पहले ऐसे रखा होता था बेटा, ये ऐसे रखा है तो ये अल्फा या ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा। ये अगर थीटा होता था साइड तो ये 90 माइनस थीटा होता था। लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट आ चुका है, आज ये अंदर की जगह बाहर आ गया है ना। जैसे वो कार्टून में बताते ना, पेपर में से जो ड्राइंग होती है बाहर निकल जाती है ना। हाँ, तो ये देखो ये ए वेक्टर था, पेपर में चिपका हुआ था, बाहर निकल गया। अब जैसे ये ए वेक्टर बाहर निकला, जैसे ही ये ए वेक्टर बाहर निकला, इसने एक्स एक्सिस के साथ बनाया अल्फा एंगल, इसने वाई के साथ बनाया बीटा एंगल, और उसने जेड के साथ बनाया ये जेड है ना। समझना, ये मेरा हाथ जो है जेड एक्सिस है बेटा, ये वेक्टर ऐसे बना हुआ है। तो इस वेक्टर ने मेरे हाथ के साथ बनाया गामा एंगल, एक्स के साथ, ये एक्स के साथ एंगल बना रहे, ये वाई के साथ एंगल बना रहे, और ये मेरा हाथ इसके साथ जेड एंगल गामा एंगल बनाएगा। ऐसी कहानी चलने वाली इस बार। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 का दिमाग मत लगाना यहाँ पे। 3 डायमेंशन में ये दिमाग नहीं चलता है, ये सिर्फ 2 डायमेंशन की बातें हैं, 2 डायमेंशन तक सीमित रहती है। तो कोई ये मत बोलना कि सर एक आध कॉस अल्फा यहाँ पे, साइन अल्फा वहां बना, नहीं, साइन अल्फा वाली बातें भूल जाओ। एक्स के साथ अल्फा एंगल है, वाई के साथ बीटा है, जेड के साथ गामा है। तो अगर इसके कंपोनेंट निकालूं तो एक्स की तरफ जो बेटा कंपोनेंट होगा इट इज ए एक्स आई कैप, वाई की तरफ जो कंपोनेंट होगा इट इज ए वाई जे कैप, और z के लॉन्ग जो कंपोनेंट होगा इट इज ए जेड के कैप। बेटा ये वेक्टर है तो वेक्टर के जो टुकड़े करोगे वो भी तो वेक्टर होगा। प्लास्टिक के टुकड़े करोगे तो लोहा थोड़ी बन जाएगा, वो प्लास्टिक ही रहता है। तो वेक्टर के टुकड़े करे तो वेक्टर ही रहेगा। हाँ, एक ऐसा वेक्टर जो x की तरफ जा रहा है इसलिए आई कैप लगा दिया, एक ऐसा वेक्टर जो y की तरफ जा रहा है इसलिए जे कैप लगा दिया, एक ऐसा वेक्टर जो z की तरफ आ रहा है इसलिए के कैप लगा दिया। क्या ये तीनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए, क्या ये तीनों वेक्टर को अगर जोड़ दिया जाए तो मुझे ए वेक्टर मिल जाएगा क्या? फिर से सर ये पेन है, इस पेन के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, क्या इनको जोड़ दूं तो मुझे पूरा पेन मिल जाएगा? हाँ बिल्कुल मिलेगा। तो यहां पे भी मैंने बोला कि जो ए वेक्टर है ना बेटा, ये तभी मिलेगा जब आप ए एक्स आई कैप को, ए वाई जे कैप को और ए जेड के कैप को ऐड कर देंगे। ये जो वेक्टर ए है ये आपको तभी मिलेगा जब आप ए एक्स आई कैप को, ए वाई जे कैप को और ए जेड के कैप को ऐड कर देंगे। हमने भी वही काम किया, ऐड किया तीनों को तो जाके मिला। सर एक मिनट, ये ए एक्स का वैल्यू तो बता दो क्या होगा? अच्छा ठीक है, अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि कोई वाई एक्सिस थी कोई जेड एक्सिस थी, सिर्फ ये ध्यान रखो कि सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस है बेटा। यहां पे एक लाइन मैंने बना दी, चलो मैं अलग से बनाता हूं, भूल जाओ बाकी सब कि कोई और था। ये हमारा ए वेक्टर था यहां पे और ये थी हमारी एक्स एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल था अल्फा। मान लो यहां कोई परपेंडिकुलर मैंने डाल दिया, ठीक है सर, ये हाइपोटेन्यूस कहलाता है बेटा, जिसका वैल्यू ए के बराबर। जहां एंगल चिपका होता है उसको बेस कहते हैं बेटा, जो बेसिकली ए एक्स के बराबर होगा, और इसको कहते हैं बेटा परपेंडिकुलर, जो कि ए वाई के बराबर होता है। ठीक है, ऐसे होता है राइट एंगल ट्राइंगल से, ये सारी बातें तो जानते ही हो। मैंने फॉर्मूला लगाया कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का, तो मुझे मिला ए एक्स अपॉन ए, कॉस अल्फा इक्वल्स टू ए एक्स अपॉन ए,
तो ax मिल जाएगा बेटा a cos अल्फा। वही वाली बात, जहां पे जो एंगल होता है वहां पे उसका cos कंपोनेंट आता है। क्या सर y कंपोनेंट से काम नहीं चलेगा? चाहिए ही नहीं y हमें, क्योंकि y में कोई और है। y मुझे इसका नहीं चाहिए, इसका y मैं नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि y में तो कोई और है, ay है, तो इसका y मुझे चाहिए ही नहीं, तो मैं सिर्फ इसका x लूंगा। तो बेटा इसका x कंपोनेंट विल बी गिवन बाय a cos अल्फा i कैप, ax i कैप, दिस कैन बी रिटन एज a cos अल्फा i कैप। ध्यान से देख लो भाई, दिस इज योर ax i कैप विच कैन बी रिटन एज a cos अल्फा i कैप। वैसे ही अगर इसका y के लॉन्ग कंपोनेंट देखूं तो क्या ये a cos बीटा मिलेगा बेटा? सोच लो, अगर मैं इसका y कंपोनेंट लिखूं तो क्या वो मुझे a cos बीटा मिलेगा? और वैसे ही अगर मैं इसका z कंपोनेंट भी लिखूं तो क्या मुझे z कंपोनेंट जो मिलने वाला है, इट इज योर a cos गामा k कैप। क्या यही मिलेगा मुझे? सोच के बताना। सेम तरीका, सर आपने y कंपोनेंट क्यों नहीं लिया? क्योंकि y की तरफ इस बार कुछ और एंगल बन रहा था, y की तरफ एंगल कुछ और बन रहा था। ये अल्फा जो है y के साथ रिलेट नहीं कर पा रहा था। मैंने बोला था ना कि ये सॉरी वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, वो कुछ और ही एंगल बन रहे इस बार। ये 3D की कहानी है बेटा, 2D वाली बातें नहीं चलेगी यहां पे, ठीक है? तो ये जो वेक्टर a है ये कहीं बाहर आ रहा है बेटा इस टाइम पे, ये अंदर नहीं है, ये बाहर आ रहा है, इधर की तरफ बना हुआ है। तो अगर ये वेक्टर ऐसे रखा है तो ये एंगल अल्फा है बेटा, तो ये कंपोनेंट हो जाएगा cos, एक ये कंपोनेंट इधर आएगा, कोई मतलब ही नहीं उसका, क्योंकि उसमें तो ऑलरेडी z है। तो हमने लिखा कि जो a वेक्टर है इट इज योर ax i कैप ay j कैप प्लस az k कैप, और ax ay az की वैल्यू हमने समझदारी से निकाल ली। चलो भाई लिख देते हैं इसको अगले पेज पे। तो a वेक्टर कैन बी रिटन एज a cos अल्फा i कैप प्लस a cos बीटा j कैप प्लस a cos गामा k कैप। तो बेटा a वेक्टर को ऐसे लिखेंगे, 3 डायमेंशनल फॉर्म में लिखना है। किसी भी वेक्टर को अगर 3D फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिखोगे आप लोग, ठीक है? किसी भी वेक्टर को अगर 3D फॉर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे। और ये जो यहां पे आपने देखा कि ax को लिखते हैं a cos अल्फा, ay को लिखते हैं a cos बीटा, az को लिखते हैं a cos गामा। यही लिखते हैं कि कुछ और लिखते हैं? यही है ना? हाँ सर। यहां से cos अल्फा का जो वैल्यू आया इट इज योर ax अपॉन a, यहां से cos बीटा का जो फॉर्मूला आया इट इज गिवन बाय ay अपॉन a। बेटा यहां से cos गामा का जो फॉर्मूला आया इट इज गिवन बाय az अपॉन a। ये जो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा जो है, इनको हमने एक नया नाम दे दिया, नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। क्या बोलेंगे इनको? डायरेक्शन कोसाइंस। ऑब्वियसली बात है सर, x डायरेक्शन के लिए यही वाला कोसाइन दिखा रहे हैं, y डायरेक्शन को cos बीटा दिखा रहा है, z डायरेक्शन को cos गामा बता रहा है, तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। और इनको क्या बोलोगे? डायरेक्शन कोसाइंस बोलोगे। अब से आप क्या बोलेंगे इनको? डायरेक्शन कोसाइंस बोलेंगे। क्या होता है सर, इनमें कोई रिलेशन है क्या? क्या इनका कोई रिलेशन है आपस में? जी बिल्कुल है। अगर आप मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करो a का, सो इट इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। क्या यही बात सही रहेगी बेटा? अगर डायरेक्शन निकालने की कोशिश करो तो ऐसा ही कुछ बनेगा आंसर इसका। ax की जगह पे a cos अल्फा, तो a इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। ax की जगह मैंने a cos अल्फा लिखा, ay की जगह a cos बीटा लिखते हैं बेटा, तो इट कैन बी रिटन एज a स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा प्लस az की जगह a cos गामा, तो इसका स्क्वायर क्या? a स्क्वायर cos स्क्वायर गामा। क्या ये बात सही रहेगी? बिल्कुल। अरे समझ रहे हो ना बात को, क्या हो रहा है असल में यहां पे?
कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी बातें इंटर रिलेटेड है कहीं ना कहीं आपस में ही। इससे पहले तुम्हें मैंने कंपोनेंट निकालना सिखाया, फिर कंपोनेंट निकाल के पूरा आपने वेक्टर फॉर्मेट लिख दिया इसका। वेक्टर फॉर्मेट लिखने के बाद फिर हम पुरानी बातों पे आए, हमने बोला सर जो x का कंपोनेंट निकाला था उसको नाम ax दिया था, वो a cos अल्फा होता है। जो y का हमने कंपोनेंट निकाला था उसको नाम दिया a cos बीटा। जो z का हमने कंपोनेंट निकाला उसको नाम दिया a cos गामा। भाई cos अल्फा ax अपॉन a हो जाता है, cos बीटा ay अपॉन a हो जाता है, cos गामा az अपॉन a हो जाता है। सर ये सारे क्या है, अल्फा x की तरफ डायरेक्शन दिखा रहा है, बीटा y की तरफ दिखा रहा है, गामा z की तरफ दिखा रहा है। इनको एक नया नाम दिया, ये कोसाइन होते हैं बेटा, ट्रिको फंक्शन। तो दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस। अगर कोई आपसे बोलते हैं कि डायरेक्शन कोसाइन में कोई रिश्ता है क्या, हाँ तो बिल्कुल है। हम जानते हैं कि अगर ये वेक्टर फॉर्मेट है तो a को लिखेंगे अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। यहां से ये वाली बात आई थी। अगर ऐसी बात है सर तो यहां पे ax की जगह पे मैंने a cos अल्फा लिख दिया, ay की जगह पे a cos बीटा लिख दिया, az की जगह पे a cos गामा लिख दिया, एंड दिस कैन बी रिटन एज a इज इक्वल्स टू, बेटा यहां से देखो अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर कॉमन आ गए सारे, ये बच जाता है cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। सब में से a स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अच्छा ये a स्क्वायर बाहर आएगा तो a बन जाएगा, तो a इज इक्वल्स टू a अंडर रूट में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बन जाता है बेटा। ये a से a मर जाता है, एंड सॉल्व करने पे जो रिलेशन मिला 1 इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ देखो 1 इक्वल्स टू अंडर रूट में cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। स्क्वायरिंग बोथ साइड तो 1 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा हो जाता है। तो ये रिलेशन भी आ गया डायरेक्शन कोसाइंस में, 1 इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होता है। चलिए भाई, तो ये थी कहानी डायरेक्शन कोसाइन की, ये थी कहानी रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन की। नोट करना चाहते हो तो नोट कर लीजिए, बाकी कोई समस्या तो मुझे नहीं लगता होगी। है क्या कोई डाउट? नहीं ना, छाप लो इसको जल्दी से। परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्यों ले रहे हो? क्योंकि ये वो वाली बातें नहीं जो आप सोच रहे थे, है ना, ये वो वाली बातें नहीं है जो आप सोच रहे थे 2 डायमेंशन में। ना 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 भैया, ये 3 डायमेंशन की कहानी है, ये वेक्टर अंदर नहीं घूम रहे। अरे वो तो मैं 3 डायमेंशन बना नहीं सकता, इसलिए इसमें बना दिया। बाकी ये ए वेक्टर तो बाहर आ रहा है कहीं पे, ए वेक्टर तो बाहर आ रहा है कहीं पे, उसका एंगल है एक्स के साथ अल्फा। तो वो मत सोचना जो आप सोच रहे थे अभी तक। हाँ, इसलिए मैंने इसको काट दिया है, ठीक है। तो बस भावनाएं समझ जाना। तो कोई एक वेक्टर ए था, जिसने एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनाया, वाई के साथ बीटा बनाया, जेड के साथ गामा बनाया। तो इनके जो कंपोनेंट्स थे एक्स वाई जेड की तरफ, वो मैंने आपको लिखना सिखा दिया अपने पुराने ट्रिग्नोमेट्री के फंडे से। वो सारी बातें लिखने के बाद आप लिखते हो कि सर एक्स में, वाई में और जेड में 3 टुकड़े किए हैं हमने ए वेक्टर के, तो तीनों टुकड़ों को जोड़ दें तो हमें फिर से हमारा ए वेक्टर मिल जाएगा। ए एक्स, ए वाई, ए जेड की जगह इनकी वैल्यूज मैंने पुट की अगली स्लाइड पे, तो ये रिलेशन मिल गया मुझे, है ना। तो अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है और एंगल पता है तो आप वेक्टर लिख सकते हो। वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है और अल्फा बीटा गामा पता है तो आप वेक्टर को नहीं लिख सकते क्या? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं वेक्टर को। अच्छा, अगर आपके पास कंपोनेंट्स पता है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है, तो आप वो एंगल निकाल पाओगे। अगर आपको कंपोनेंट पता है और मैग्नीट्यूड पता है तो आप क्या एंगल निकाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई 2 एंगल पता है तो क्या तीसरा निकाल सकते हो? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं। चलिए जी, बहुत ही शानदार। तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन की कहानी हो गई कंप्लीट। यहां पे आओ, ये सारी बातें लिखी है रेजोल्यूशन इन 3 डायमेंशन में। आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड, कंपोनेंट ऑफ ए इज गिवन बाई ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। ये तो मैंने बोला आपसे। मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई ए इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ये बात भी मैंने आपको बोली अभी।
सर यहां पे ये देखो आर वेक्टर बाहर की तरफ है भैया, अलग ही एंगल बना रहा है वो। तो तुम्हें जो फीलिंग आती थी ना पहले 2 डायमेंशन की, वो फीलिंग मत लो इससे, ये 3 डायमेंशन है, ये बाहर आ रहा है से बोर्ड से, है ना। ये वो 2 डायमेंशन वाली बात ही नहीं जिससे तुम लोग फील ले रहे हो कि अच्छा अल्फा प्लस बीटा 90 हो जाए ना भैया ना, गलती कर दोगे अल्फा प्लस बीटा 90 करके, ये वो चीजें नहीं है। दिस इज द डिफरेंट थिंग, ये कुछ नया है सर, ये बाहर की तरफ बोर्ड से बाहर आ रही है। सो ये 3 डायमेंशन की कहानी है बेटा। सो यहां से आप देखोगे अल्फा बीटा गामा को अगर आप लिखना चाहते हो ax ay az, दीज आर द डायरेक्शन कोसाइंस बेटा, इनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइन कहते हैं। ये बात मैं आपको बोल चुका हूं, कॉस अल्फा को ax अपॉन a, कॉस बीटा को ay अपॉन a और कॉस गामा को az अपॉन a लिखते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़े। हमने बोला क्या रिलेशन होता है भैया इनमें, तो ये देखो ये रिलेशन आ गया 1 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा। वैसे ही अगर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा में चाहिए तो बेटा आप तो जानते ही हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में ले लूं प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये तो 1 होता है। तो बेटा यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा को 1 माइनस का साइन स्क्वायर अल्फा भी लिखा जा सकता है। सिमिलरली कॉस स्क्वायर बीटा को लिखा जाता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, और ऐसे ही कॉस स्क्वायर गामा को लिखा जा सकता है 1 माइनस का साइन स्क्वायर गामा। बस आपको ये सारी वैल्यूज उठानी है, तो ऐसे साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर गामा में रिलेशन आता है, वो बराबर 2 होते हैं। हाँ और कुछ नहीं है, यही है डायरेक्शन कोसाइन। चलिए भाई बहुत बढ़िया, छाप लिया होगा सभी ने सब कुछ बढ़िया तरीके से। एक सवाल है छोटा सा जो आपसे मैं पूछना चाहूंगा। क्या बोलता है सवाल हमसे, द एंगल विच अ वेक्टर, ये कोई वेक्टर है बेटा, आपको बता रहे हैं ये वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल बनाता है। ये कोई वेक्टर है और आपको बताना है कि ये वेक्टर एक्स वाई जेड के साथ कितना एंगल बनाता है। मैंने आपको बताया कि अगर आपको वेक्टर पता है, आपको अगर कंपोनेंट पता है तो आप एंगल निकाल सकते हो। क्या हमें वेक्टर पता है? हाँ सर, वेक्टर इज योर आई कैप प्लस जे कैप प्लस अंडर रूट ऑफ 2k कैप, ये वेक्टर है। क्या आपको कंपोनेंट्स पता है? मुझे तो पता है भाई, ax जो है वो है 1, देखो 1, ay जो है वो है 1, देखो यहां पे 1, और az जो है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ax कितना 1, ay कितना 1, az कितना रूट 2। सो क्या आप एंगल नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। कॉस स्क्वायर अल्फा या फिर कॉस अल्फा ही लिख लो सीधा, इट इज ax अपॉन a। क्या मैं a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानता हूं? क्या हम a वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानते हैं? नहीं जानते ना, चलो भाई फाइंड कर लेते हैं। a इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, लिखा अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर 1, ay का स्क्वायर 1, az का स्क्वायर, अरे रूट 2 का स्क्वायर तो 2 होता है, सॉल्व किया 1 प्लस 1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ 4 होता है, जिसको कि फर्दर 2 लिखा जा सकता है। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 2, ax वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1, ay का है 1 और az का है रूट 2। कॉस अल्फा होता है ax अपॉन a, अल्फा इज द एंगल जो कि x एक्सिस के साथ बनाया जाता था। सो ax इज 1, a इज योर 2, तो कॉस अल्फा 1/2 कब होता है बेटा? जब अल्फा की वैल्यू 60 डिग्री हो। फिर कॉस बीटा ay अपॉन a, ay का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना 2, तो यहां से बीटा का वैल्यू जो बनता है इट कम्स आउट बी 60 डिग्री। फिर हम बात करते हैं कॉस गामा की, इट इज गिवन बाई az डिवाइडेड बाई a। az कितना है रूट 2, तो रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। बेटा रूट 2 डिवाइडेड बाय 2, इससे गामा का जो वैल्यू मिलेगा क्या वो 45 डिग्री मिलेगा? सोच के देखो, ये बनेगा 1/√2, है ना। तो कॉस थीटा अगर 1/2 होता है तो थीटा 45 डिग्री होता है। मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है 60 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है 60 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है 45 डिग्री। तो 60 60 45 मुझे थर्ड ऑप्शन में मिलता है। सो दिस इज योर राइट आंसर। कहानी समझ आई?
रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। हाँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखो भाई, एक बात है, मेरे पे भरोसा कर लो, जो मैं यहां पे पढ़ा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की। और ये तुमने पढ़ लिया तो तुम्हारा सिलेक्शन होगा ही होगा। बस तुम्हें थोड़ा सा शिद्दत दिखानी अपनी और, ठीक है, पढ़ाई को लेके, क्वेश्चंस को लेके, उनसे प्रेम करो, उनसे प्यार करो। इसके बाद इस लेक्चर की डीपीपी आपको वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे जाओ, डीपीपी डाउनलोड करो, उसको सॉल्व करो। भाई सब बहुत जरूरी है वो डीपीपी सॉल्व करना। हो सकता है कुछ क्वेश्चन मैच हो जाए, हो सकता है सीधे के सीधे यही क्वेश्चन उठ के डीपीपी में आ जाए, कोई बात नहीं, दोबारा सॉल्व करो उसको, लेकिन सॉल्व करना जरूरी है, ठीक है। चलिए भाई, तो ये थी कहानी हमारे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। और उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको रेजोल्यूशन में कंपोनेंट्स लेना सिखाए हैं वेक्टर के, वो आपको समझ आए होंगे। एक्स में कैसे कंपोनेंट लेते हैं, वाई में कैसे कंपोनेंट होता है, 2 डायमेंशन की कहानी कैसे अलग है, 3 डायमेंशन की कहानी कैसे अलग है, सब कुछ क्लियर होगा। बाकी जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा है, इस लेक्चर की जो डीपीपी है वो आपको वेबसाइट पे मिलेगी। वेबसाइट पे कैसे जाना है, सिंपल सा काम, गूगल पे जाओ, www.magnetbrains.com, वो लिखा ऊपर, स्पेलिंग मैच कर लेना, ठीक है। जैसे तुम सर्च करो, एक शानदार सा पेज तुम्हें दिखेगा यहाँ पे। इस शानदार से पेज के आईआईटी जेईई डिपार्टमेंट में जाओ, तो आईआईटी जेईई डिपार्टमेंट में तुम्हें मेरी फोटो दिख जाएगी यहाँ पे, है ना। जैसे तुम वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, यहां पे मेरे एक शानदार सा पेज खुलेगा जिसमें एक मेरी शानदार सी फोटो लगी होगी। लेकिन हाँ, तुम्हें फोटो पे फोकस नहीं करना है, तुम्हें फोकस करना है इस पार्ट पे, जहां पे हमने सब कुछ बताया आपको कि क्या क्या चीजें हम यहाँ पे आपको कवर कर रहे हैं। जैसे एक टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन जैसा भी चल रहा था, है ना। उसके बाद उसके डीपीपीज, फिर इनके वीडियो सॉल्यूशन। देखो, डीपीपी का सॉल्यूशन भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूं, तो कभी ऐसा नहीं रहेगा कि सर डीपीपी में वो क्वेश्चन तो मुझसे हुआ ही नहीं सॉल्व, तो किसी ने मुझे बताया ही नहीं, मैं बता रहा हूं तुम्हें, ठीक है। तो उसके सॉल्यूशंस भी तुम्हें मिलेंगे चैप्टर वाइज। इनके एमसीक्यूज भी मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस वगैरह जो होते हैं, और फिर उसके बाद हम इनके पीवाईक्यू भी करते हैं। अब जैसे वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर तो बेसिकली मैथ्स का चैप्टर है, तो फिजिक्स में जितना वेक्टर्स आया हुआ होगा कभी प्रीवियस ईयर में भी, वो सारा मैं करा दूंगा। बाकी मैथ्स में तुम करते रहना, ठीक है। नीचे आओगे, यहां पे आप देखो तो यहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे पूरे सीक्वेंस वाइज। लेक्चर 1 उसका डीपीपी 1 का सॉल्यूशन, लेक्चर 2 डीपीपी 2 का सॉल्यूशन। तो यार यूट्यूब पे जैसे तुम ढूंढते हो ना कि सर लेक्चर 1 मिल गया, लेक्चर 2 मिला ही नहीं, फिर लेक्चर 3 मिल रहा है, यहां पे वो सब खत्म हो जाएगा। सारे लेक्चर सीक्वेंस में बढ़िया तरीके से देखो, और हाँ, ये सब फ्री है आपके लिए। तो कभी ये नहीं होगा कि 2 लेक्चर देखने के बाद आपसे कोई बोल दे कि भाई अब सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा तो ही आगे के देख पाओगे, ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। आपकी मर्जी, जितने बार जितने लेक्चर देखने देखो यार, ठीक है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये सारी चीजें आपको कहां मिलने वाली है, वेबसाइट पे मिलने वाली है, तो यू मस्ट ज्वाइन देयर, राइट। बाकी हाँ भाई, जाने से पहले ये 3 छोटे से काम जो आपको करने होते हैं, आई थिंक ये भी होंगे तुमने, है ना। सेशन तुम्हें पसंद आता ही है, लाइक तो करते ही हो, है ना, नहीं करते किया करो यार। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए हो चैनल पे तो, पुराने हो नहीं किया तो भी कर लेना, और शेयर करना है अपने दोस्तों में, ठीक है। उनको बताना है कि भाई देखो, जेईई की एक धमाकेदार शुरुआत मैग्नेट ब्रेन्स पे हो चुकी है, तो आके ज्वाइन कर लो, ताकि उनको भी फायदा वो सारे मिल सके जो आप लोगों को मिल रहे, ठीक है। चलिए भाई, तो ये थी कहानी हमारे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो, ऑल द